एक्टिविटी, कोई भी ऐसा आपका बिजनेस का ऑपरेशनल एक्टिविटी के वजह से अगर नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट होता है तो लगाना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना ही नहीं है, बिकॉज आप जो भी लर्न करोगे, जो भी पढ़ोगे, जो भी लिखोगे, वो एज पर मोदी गिलानी आपको उतना ही पैसा उठाना है जितना आपका रिक्वायरमेंट है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लैक में पड़ जाएगा ना, आपको वही फंड रेज करना है जितना आपका पोटेंशियल होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, अब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट किया था, फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम लोग कंप्लीट किए थे, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये 4 टॉपिक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये चारों टॉपिक आपका एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से काफी रेलिवेंट है, बट अगर वो 4 टॉपिक अगर आपका अच्छे से क्लियर है तभी इसको आप फर्दर गो थ्रू करना, अदरवाइज रिकॉल नहीं कर पाओगे। बिकॉज ये सारा जो चैप्टर है ये सीक्वेंस में है। बिकॉज पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पैसा उठाना है। सोर्स ऑफ फाइनेंस में हम लोगों ने क्या सीखा था कि व्हाट शुड बी द सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि पैसा मेरे को कहां से इकट्ठा करना है। अब पैसा मेरे को इकट्ठा करना है, बट अपने को यह भी सोचना है कि मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना कम लगे, मतलब मेरा आपका इन्वेस्टमेंट उठाने का जो खर्चा है जितना ज्यादा कम होगा उतना मेरे लिए बढ़िया रहेगा। इसके लिए हमको एक स्ट्रक्चर फ्रेम रेडी करना पड़ेगा कि कहां से हमको 2 पैसा कम इंटरेस्ट में, कम डिविडेंड में पैसा मिल रहा है, हम लोग वहां से पैसा को उठा लेंगे। तो इसके लिए अपने को कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम करना पड़ता है। तो ये चैप्टर उसी के ऊपर बेस्ड है कि अगर सपोज मेरे पास टाइप्स ऑफ फंड, ओनर फंड एंड बोरोड फंड का ऑप्शन था, तो हम बिजनेस ऐसे नहीं करते हैं कि मेरे पास अगर पैसा है तो सारा पैसा मैं बिजनेस में डाल दिया। बिजनेस आप ऐसे नहीं कर सकते हो, बिकॉज यहां पे सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट का कोई हिसाब ही नहीं रहता है। तो आपको बिजनेस कैसे करना है आपका कि मार्केट से पैसा उठाना है और फिर मार्केट में पैसा लगाना है। तो मार्केट से जो पैसा उठाएंगे, मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना मिनिमाइज हो पाए, हमको फोकस उस पर रखना है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी आपको बताता है कि मेरा जो कैपिटल का, बिजनेस का जो पूंजी है, मेरा जो बिजनेस का कैपिटल है, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से फ्रेम करना है कि मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो और मेरा रेट ऑफ रिटर्न, मेरा इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपका इंक्रीज हो। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी इज ऑल अबाउट द प्लानिंग, प्लॉटिंग ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, कि आप पैसा कहां कहां से कितना कितना रेस कर रहे हो। ठीक है, इसका थ्योरी में क्या लिखा हुआ देखिए एक बार। इट रेफर्स टू द मिक्स ऑफ सोर्स। मिक्स ऑफ सोर्स का मतलब क्या, डेट या इक्विटी। अब डेट और इक्विटी दोनों ही रेलिवेंट है। आप अगर सोचोगे कि सारा पैसा इक्विटी से उठा ले या सारा पैसा डेट से उठा ले, आप बिजनेस को ऐसे प्लान नहीं कर सकते हो। आपको डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग पैसा एक ही प्रोजेक्ट में नहीं लगाते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, वैसे ही पैसा एक जगह से नहीं उठाते हैं। अपने को डाइवर्सिफाई करना पड़ता है, फंड एलोकेशन को भी और फंड डिप्लॉयमेंट को भी। पैसा भी अलग अलग जगह से अपने को रेस करना है और पैसा इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग प्रोजेक्ट में करना है। एक ही प्रोजेक्ट में अगर हम कर देंगे तो आपका सर्टेनिटी ऑफ लॉस, कैपेसिटी ऑफ लिवरेज इनहैंस हो जाएगा। आपका रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, जो रिस्क पोटेंसी होता है, वो आपका इनहैंस हो जाएगा। तो आपको मिक्सचर ऑफ आइदर इन्वेस्टमेंट और रेजिंग ऑफ फंड प्लान करके काम करना पड़ेगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी आपको वही बताता है। इट रेफर्स टू द मिक्स ऑफ सोर्स फ्रॉम वेयर द लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायर्ड इन ए बिजनेस मे बी रेज्ड, सो इट रेफर टू द प्रपोर्शन ऑफ डेट, प्रेफरेंस कैपिटल, आपका इक्विटी कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग। ये पहले ही आप लोग को डिस्कस कर चुके हैं कि मेरे को सोर्स ऑफ फाइनेंस अलग अलग होता है। मैंने डिस्कस किया था एडीआर, जीडीआर, आईडीआर। तो वहां से अपने को पैसा उठाना नहीं है, बिकॉज वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आपका डिवेंचर, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग, ये 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर में आप मोदी गिलानी अप्रोच को भी पढ़ोगे। मोदी गिलानी अप्रोच क्या है आपका? मोदी गिलानी अप्रोच
आपका इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अपना ओपिनियन दिया था कि अगर सपोज मेरे को फंड रेज करना है, व्हाट शुड बी द प्रोसीजर फॉर रेजिंग द फंड, तो उनके अप्रोच को अपने को फॉलो करना पड़ता है। आगे चल करके गॉर्डन मॉडल पढ़ोगे तो ये सब ग्रोथ एंड गॉर्डन मॉडल का भी अलग कॉन्सेप्ट है। तो उन लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया है रिगार्डिंग द डिप्लॉयमेंट एंड एलोकेशन ऑफ फंड। क्लियर है? ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द वेल्थ ऑफ द फर्म बाय मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, and capital structure is focusing on the combination of what? Equity and debt। हम पैसा एक ही जगह से नहीं उठाएंगे, पैसा एक ही जगह डिप्लॉय नहीं करेंगे। ये क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इक्विटी का भी और डेट का भी, so that the wealth of the firm is maximum। बिकॉज अगर सपोज एक प्रोजेक्ट में नुकसान हो रहा है, दूसरे प्रोजेक्ट में प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरा फर्म का जो ओवरऑल पोजीशन रहेगा वो बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो अपने को डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, एलोकेशन में भी और डिप्लॉयमेंट में भी। क्या क्या फैक्टर कंसिडर करना पड़ता है जब हम लोग आपका पैसा उठाते हैं, कि इक्विटी में कितना ट्रेड होगा, मेरा क्या टैक्सेशन लगेगा, गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है, लीवरेज एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लीवरेज आप लोग का आगे चल करके एक चैप्टर है। लीवरेज का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ टेकिंग रिस्क। क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ टेकिंग रिस्क। तो ये जो रिस्क अपटाइट बिजनेस होता है वो अपने लीवरेज के बेसिस पे ही ऑपरेट करते हैं। तो लीवरेज आपका बिजनेस में कितना है, परसेंटेज ऑफ लीवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस पढ़े हुए अकाउंट्स में, रेशियो एनालिसिस चैप्टर में, कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट में वही ईपीएस है। फ्यूचर ग्रोथ कंपनी का है या नहीं है, फाइनेंशियल पीरियड क्या फॉलो कर रहा है, किस तरीके से अपने बुक्स को मेंटेन कर रहा है, ये सारा फैक्टर कंसिडर करते हैं बिफोर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। क्या फीचर है कैपिटल स्ट्रक्चर का? इट शुड मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग एंड मैक्सिमाइज द अर्निंग पर शेयर। फोकस तो वही रहेगा ना, कॉस्ट को कम करो, आपका रिटर्न को इनहेंस करो। इट शुड बी सच दैट द कंपनी कैन रेज द फंड whenever needed। जब भी कंपनी को लगे कि मेरे को इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, वो पैसा वहां पे इन्वेस्ट आराम से कर पाए। द डेट कंटेंट शुड नॉट एक्सीड द maximum which the company cannot bear, which means कि आपको वही इन्वेस्टमेंट उठाना है, आपको वही फंड रेज करना है जितना आपका पोटेंशियल होगा। आप रिस्क लोगे बट वो रिस्क आपके कैपेसिटी के हिसाब से ही होगा। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ सर्टेनिटी। आप बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे क्या है? सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी को ही डील करना है। आपने जैसा सोचा वैसा एग्जैक्टली हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। बट आपने सोचा वैसा नहीं हुआ, आइदर बिकॉज ऑफ इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लैग में पड़ जाएगा ना। आपने जहां से पैसा उठाया है वो तो छोड़ेगा नहीं, बिकॉज अनफोर्सिन इवेंट कहीं भी हो सकता है। बिगेस्ट एग्जाम्पल पास में आप लोग का कोविड है। आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो ये सब कुछ अनसर्टेनिटी बिजनेस के साथ चलते रहता है। तो अपने को ये सोच करके ही फंड को रेज करना है। हम पैसा उठा लिए बट पैसा लगाना क्या है मालूम नहीं, तो आपको उतना ही पैसा उठाना है जितना आपका रिक्वायरमेंट है। बिकॉज सरप्लस ऑफ फंड का कोई उपयोग नहीं है अनलेस दैट पर्टिकुलर फंड आर टू बी इन्वेस्टेड। आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो पैसा का वैल्यू और डेप्रिसिएट ही होगा। द कैपिटल स्ट्रक्चर should be such that the company does not run the risk of becoming insolvent। कंपनी चला रहा है और इतना पैसा उठा लिया that leads to goes with concept of insolvent की कंगला हो रहा है कंपनी बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है before allocating the fund। There should be minimum risk of loss, dilution of control of the company। आपको फोकस किस पे रखना है कि कंपनी डाइल्यूट ना हो, कंपनी बंद ना हो, कंपनी डिसॉल्व ना हो, कंपनी आपका ग्रोथ ना करे बट एट पार पे भी चलते रहना चाहिए। कंपनी अगर ऑपरेट करना ही बंद कर देगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा, तो सारा भी जो भी आपका एलोकेशन है, जो भी आपका फंड रेज किया हुआ है या जो भी आपका डिप्लॉयमेंट है, सब क्या हो जाएगा? सब आपका वेस्ट हो जाएगा और आपका जो शेयर वैल्यू है वो
डिक्रीज हो जाएगा, तो आपका शेयर होल्डर का जो वैल्यू वो इनहेंस नहीं होगा, वो आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से फ्रेम करना है कि वो डाइवर्सिफाई हो, डेट और इक्विटी का मिक्स हो। डेट और इक्विटी का मिक्स अगर फंड एलोकेशन रहता है तो आपका सर्टेनिटी ऑफ रिस्क, कैपेसिटी ऑफ लिवरेज, पोटेंशियल ऑफ लिवरेज डिक्लाइन हो जाता है। फिर मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच का एजम्पशन और प्रपोजिशन है। तो अब मोदी गिलानी और मिलर अप्रोच जब भी पढ़ोगे ध्यान बस ये रखना है कि उनका कुछ एजम्पशन था, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एजम्पशन दे आर प्रोवाइडिंग सर्टेन प्रपोजिशन। उन्होंने कुछ अपना ओपिनियन दिया था, वो ओपिनियन कब फॉलो कर पाएंगे, जब उनके एजम्पशन को फॉलो करेंगे। तो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच फुल फ्लेजेड थ्योरेटिकल, यहां पे आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, यहां पे कॉन्सेप्ट समझना ही नहीं है। बिकॉज आप जो भी लर्न करोगे, जो भी पढ़ोगे, जो भी लिखोगे, वो एज पर मोदी गिलानी या मिलर के हिसाब से होना चाहिए। वहां पे आप अपना इनपुट नहीं दे सकते हो। तो जो चीज, जो एजम्पशन, जो क्रिटिसिज्म, जो प्रपोजिशन मोदी गिलानी और मिलर ने दिया है, वही आपको याद करना पड़ेगा फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज वही चीज आपका बिजनेस के लिए इंप्लीकेशन में आएगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वही लिखना पड़ेगा। बिकॉज आपसे पूछ रहा है एजम्पशन या क्रिटिसिज्म ऑफ मोदी गिलानी, वहां पे आप अपना एजम्पशन, अपना क्रिटिसिज्म नहीं डाल सकते हो। तो इनका फोकस किस पे था कि वैल्यूएशन ऑफ द फर्म इज इररिलेवेंट टू द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। इनका बोलना था कि भाई आप पैसा उठा रहे हो, पैसा क्या देख करके उठा रहे हो कि कंपनी का वैल्यूएशन कितना है। तो उनका मानना यह है कि भाई आपका कंपनी तो फिड्यूसरी बुक्स क्रिएट कर सकता है ना, फिड्यूसरी वैल्यूएशन तो क्रिएट कर सकता है ना। तो आप उसके बेसिस पे, उस बुनियाद पे सारा डिसीजन मत लो। आपको इन डेप्थ जाकर के कंपनी के फाइनेंस को, कंपनी के प्रपोजिशन को समझना पड़ेगा। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द फर्म वी कांट मेक सर्टेन इन्वेस्टमेंट। तो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच का, एमएम अप्रोच का ये ऑब्जेक्ट था कि भाई सब कुछ वैल्यूएशन पे छोड़ना सही नहीं है। बिकॉज that the market value of the firm is affected by its future growth prospects apart from the risk involved in the investment, because valuation जो है वो अनसर्टेन रहता है। कोई भी ऐसा एक्टिविटी, कोई भी ऐसा आपका बिजनेस का ऑपरेशनल एक्टिविटी के वजह से अगर नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट होता है तो वैल्यूएशन डिक्लाइन हो जाएगा। बट पैसा तो आपने रेस कर लिया है, तो पैसा का वैल्यू तो डिक्लाइन नहीं होगा। तो इन सब चीजों का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, पास्ट ग्रोथ कैसा है, उसके बेसिस पे ही हम लोग फंड रेज और एलोकेशन के बारे में भी फोकस करेंगे। इनका एजम्पशन क्या है, मैंने क्या बोला आपको, इनके एजम्पशन को समझ के ही इनका प्रपोजिशन, इनका कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। इनका मानना है कि देयर आर नो टैक्स, बट प्रैक्टिकली ये वाइबल नहीं है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी एज वेल एज बैंक्रप्सी कॉस्ट इज निल। मेरा ना ही कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेगा, ना ही हम लोग आपका सिक्योरिटी मतलब शेयर अगर सेल करेंगे तो मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। There is a symmetry of information. This means that the investor will have access to same information that the corporate would and investor would behave rationally. बोल रहा है कि कॉर्पोरेट को और इन्वेस्टर को सेम पोजीशन पे रख करके ही काम करना पड़ेगा, दोनों को रैशनल ट्रीट करना पड़ेगा, तभी आप इन्वेस्टमेंट एलोकेशन करवा पाओगे। The cost of borrowing is the same for the investor as well as for the company. Practically this is not viable. अगर कोई एक इन्वेस्टर पैसा डाल रहा है और जो कंपनी पैसा उठा रहा है, दोनों का आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम हो, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। डेट फाइनेंसिंग डज नॉट अफेक्ट द कंपनी ईबिटा या फिर आपका ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को इंपैक्ट नहीं करना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ये इंपैक्ट करेगा ही करेगा। और इनका आपका थ्योरी के बेसिस पे ही आप लोगों को सम्स भी करना है, तो ये चीज पढ़ना पड़ेगा आपको। भले ही वायबल नहीं है, भले ही ये आपका रेलिवेंट नहीं है, बट आपको इसका कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये इनकम स्टेटमेंट जो आप लोगों ने क्लास 12 में कॉम्परेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट चैप्टर जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये इनकम स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा। वो इनकम स्टेटमेंट आपको फिर से पढ़ना है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा हमारा, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे, हमारा आएगा ईबीआईटी,
EBIT स्टैंड फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। फिर उसमें से इंटरेस्ट को हटाएंगे तो आ जाएगा EBT या PBT, अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स को हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा पैक्ट या अर्निंग आफ्टर टैक्स। डिविडेंड हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, या इसको हम लोग पफेस भी बोलते हैं। फिर इक्विटी डिविडेंड हटाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग, ये हमारा नेट अर्निंग होगा। इस सेल्स जो हम एक्स अमाउंट सेल करेंगे उसमें इतना सारा फैक्टर रहेगा, तभी मेरे पास नेट रिटेन्ड अर्निंग पैसा बच पाएगा। तो ये इनकम स्टेटमेंट आपका रेलिवेंट है प्रैक्टिकल सम्स करने के लिए, और ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। अब ये जो प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन टोटली किस पे बेस्ड है, जो एजम्पशन किसने दिया है, जो एजम्पशन आपका मोदी गिलानी अप्रोच में दिया हुआ है, उसके एजम्पशन के बेसिस पे ही ये प्रपोजिशन है। तो वो एजम्पशन पढ़ना पड़ेगा, तो ये आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। सिंपली फोकस है डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन, डेट एंड इक्विटी मिक्स रहेगा, आराम से ये चीज कर पाओगे। ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसका सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं आता है, तो ये भी आउटडेटेड अप्रोच है। ये भी आपका 1920 से लेकर के 1950 के बीच में एप्लीकेबल था, चलता था। यहां पे भी बताया जाता था कि हम लोग फंड कैसे अरेंज करेंगे, कैसे लेंड करेंगे, उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको ट्रेडिशनल अप्रोच में बताया हुआ था। इसका सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ना है कि ट्रेडिशनल अप्रोच पहले फॉलो किया जाता था, पहले यूज किया जाता था, बट अभी आपको सिर्फ अप्रोच पे फोकस करना है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में। यहां पे कुछ सम्स भी रहेगा कि कैसे हम लोग आपका एबिटा कैलकुलेट करेंगे, कैसे प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे, कैसे ऑपरेटिंग लीवरेज। अच्छा, जो नेक्स्ट चैप्टर आपका लीवरेज है, तो लीवरेज कैलकुलेट करने के लिए भी आपको इनकम स्टेटमेंट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम आपका आएगा। नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड रहेगा, आप लोग इसको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर ये थ्योरी जो भी आपका सीक्वेंस में आप लोग वीडियोस देख रहे हो, ये अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद अगर प्रैक्टिकल करते हो, तो आपको 100% कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। और अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।